हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही छोटी कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, एकदम फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिस कंपनी का नेम है अल्पेक्स सोलर लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये बेसिकली सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। अभी हम डिटेल्स में इनके बिजनेस को समझेंगे, इनके फंडामेंटल्स को समझेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ को समझेंगे, साथ ही साथ इनकी टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहां पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या लॉन्ग टर्म में हमें इस स्टॉक के माध्यम से मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड देखो, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि हमारी जो ये वीडियो है ये हो सके तो काफ़ी लॉन्ग हो जाए, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमारी बेसिकली जो फुल एनालिसिस वाली वीडियोज हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं। तो अगर आप भी डिटेल्स में कंपनी के बारे में समझना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, कंपनी का नेम है अल्पेक्स सोलर लिमिटेड और काफ़ी छोटी कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड इन 1993। अल्पेक्स सोलर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल्स यूजिंग मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजीज। तो ये जो कंपनी है सोलर पैनल्स बनाती है यूजिंग मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सेल टेक्नोलॉजीज। अब देखो, आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होता है। तो देखो, बेसिकली जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स होते हैं ये क्वालिटी में काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर हम पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें तो ये जो सोलर पैनल्स होते हैं ये मोनोक्रिस्टलाइन के मुकाबले में थोड़ी सी क्वालिटी कम होती है इनकी, लेकिन ये अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। तो जो कोई भी लोग यहाँ पर जिस प्राइस रेंज में खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये दोनों सोलर पैनल्स का ऑप्शन होता है। अगर कोई अफोर्डेबल प्राइस के अनुसार चलना चाहते हैं तो उनके लिए ये पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का ऑप्शन होता है, और अगर कोई एक्सपेंसिव प्राइस में भी सोलर पैनल्स खरीदने को तैयार होते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंसेज हैं। एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं बिजनेस डिवीजन। तो देखो, मैन्युफैक्चर सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल यानी कि सोलर पीवी मॉड्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर्स सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स एंड सोलर पीवी मॉड्यूल्स अंडर दिस डिवीजन। इट मैन्युफैक्चर्स एंड डिलीवर्स सोलर पैनल्स इन द B2B space and also serves as a contract manufacturer for several large companies including Luminous, Jackson and Tata Power। तो देखो, ये जो कंपनी है सोलर पैनल्स बनाती है तो आपको पता हो ही गया है। तो सोलर पैनल्स ये बनाकर बेचती है B2B क्षेत्र में, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ऐसा नहीं कि बनाकर डायरेक्ट कस्टमर को बेचती है, बिजनेस टू कस्टमर का काम इनका नहीं है, ये बिजनेस टू बिजनेस बेचती है। साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, जिसमें ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये इनको कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं। जैसे देखो, लुमिनस हो गया, जैक्सन हो गया एंड टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी भी है। ठीक है, तो ये इनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है इनका बिजनेस सेगमेंट EPC ऑफ सोलर PV वाटर पंप्स। ठीक है, तो सोलर वाटर पंप्स के अंदर ये EPC का काम करती है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। पूरा जो सोलर PV वाटर पंप सेटअप करना होता है वो ये करके देती है। डिटेल्स में समझते हैं। यूटिलाइजिंग इट्स इन हाउस सोलर पैनल्स, कंपनी इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC ऑफ AC/DC सोलर वाटर पंप्स। ठीक है, तो बेसिकली ये सोलर वाटर पंप्स के अंदर EPC का काम करती है, पूरा सेटअप करके देती है। उसके बाद यहाँ पर देखो, अच्छी बात बताई जा रही है ये कि सिंस इट्स इंसेप्शन कंपनी हैज इंस्टॉल्ड 4000 प्लस सोलर पंप्स। तो जब से ये कंपनी की स्थापना हुई है तब से इसने 4000 से भी ज़्यादा सोलर पंप्स सेटअप कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो सोलर पंप्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं इसे बेसिकली कहा जाता है सोलर वाटर पंप। सोलर का यूज करके यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए यानी सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। तो ये पूरा सेटअप करके कंपनी देती है, EPC इसके अंदर काम करती है। ठीक है, अल्पेक्स सोलर, और सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। अब आगे हम देखते हैं रिवेन्यू बाइफर्केशन प्रोडक्ट वाइज।
तो यहाँ पर देखो सोलर मॉड्यूल्स से यहाँ पर इनकी जो रेवेन्यू आती है वो 87% की आती है इन FY23 बताई जा रही है। FY24 की डेटा अभी नहीं आई है। जब इनकी Q4 की रिजल्ट आउट हो जाएगी जो कि कुछ दिनों में आने ही वाली है, तब रिसेंट की जो डेटा है वो हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वर्सेज 86.5% इन FY22, ठीक है। तो यहाँ पर FY22 में 86.5% थी सोलर मॉड्यूल्स से रेवेन्यू, जो कि बढ़कर FY23 में हो गई है 87%, ठीक है। सोलर पंप्स जो हमने अभी देखा उसके थ्रू यहाँ पर 11.5% की रेवेन्यू इनकी आती है इन FY23, अदर से 1.5%। तो ये है इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन प्रोडक्ट वाइज। उसके बाद सर्टिफिकेशंस की बात करें तो कंपनी को सर्टिफिकेट्स भी काफ़ी सारे मिले हैं। द कंपनी हैज रिसीव्ड सेवरल क्वालिटी सर्टिफिकेशंस इंक्लूडिंग ISO, ये सब ISO के सर्टिफिकेट्स कंपनी को मिले हुए हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज सिचुएटेड इन ग्रेटर नोएडा while other offices are located in दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, चित्तौड़गढ़, जयपुर, तिरुपुर एंड लुधियाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखते हैं। कंपनी इंटेंड्स टू फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम फ्रेम विच इज वन ऑफ इट्स मेजर रॉ मटेरियल्स बाय सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13 करोड़। तो देखो कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाली है, किस चीज़ की? एल्यूमिनियम फ्रेम की, ठीक है। एल्यूमिनियम फ्रेम आखिर होता क्या है? देखो जो सोलर पैनल सेट किए जाते हैं, जिसके अंदर देखो एल्यूमिनियम फ्रेम यूज किए जाते हैं सोलर पैनल्स को सेट करने के लिए, ठीक है। तो सोलर पैनल्स को सेट करने के लिए जो एल्यूमिनियम फ्रेम होती है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एल्यूमिनियम फ्रेम लगे होते हैं किनारे किनारे और ये सब, तो ये फ्रेम बनाने का भी ये काम करने वाली है कंपनी, और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी ये सेट करने वाली है, ठीक है। जो कि पहले इनका रॉ मटेरियल था और ये किसी दूसरे कंपनी से मंगवाती थी, ठीक है। तो अब इनकी ये खुद की हो जाएगी, तो इसमें जो इनका OPM है ये भी बढ़िया हो सकेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जोग्राफिकल रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो USA से यहाँ पर 0.12%, USA से काफ़ी कम है, सबसे कम है यहाँ पर USA से 0.12% इन FY23, जो कि FY22 में नील था। UK की बात करें तो UK से 0.52% की रेवेन्यू आती है, नेपाल से 0.49% की, इंडिया से सबसे ज़्यादा, इंडिया से ही इनका मेन काम चलता है, 98.87% की रेवेन्यू आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लाइंटेल देखते हैं। तो क्लाइंट्स भी इनकी कुछ जानी मानी कंपनियां हमें देखने को मिल रही हैं। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, BVG इंडिया लिमिटेड, टाटा पावर, हिल्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड शक्ति पंप्स, ठीक है। तो ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें क्लाइंट वाइज तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट 19%, ठीक है। प्राइवेट देखें तो 81%। चलो आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन स्टेट एंड क्लाइंट्स। टॉप 5 क्लाइंट्स से जो इनकी रेवेन्यू है ये 83% की आती है इन FY22 में 88.5% थी, जो कि अभी कुछ घटी है। चलो अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी घटी है डिपेंडेंसी, लेकिन अभी भी ओवरऑल देखा जाए तो डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा कंपनी के अंदर ये टॉप 5 क्लाइंट्स पर। अगर इनमें से 1-2 क्लाइंट्स भी इधर उधर दूसरे कंपनी को चुन लेते हैं तो फिर इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं कि रेवेन्यू गिर सकती है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी है टॉप 5 क्लाइंट्स के ऊपर। अगर यहाँ पर इसी प्रकार से डिपेंडेंसी इनकी कम हो जाती है, मतलब टॉप 10 क्लाइंट्स हो जाते हैं या टॉप 20 क्लाइंट्स हो जाते हैं, तो थोड़ी सी अच्छी बात हो जाएगी, सेफ्टी हो जाएगी कंपनी के अंदर। लेकिन अभी छोटी कंपनी है तो यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें हमें देखने को जनरली मिलती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से इनकी 80% की रेवेन्यू आती है, जो कि FY24 में 94% थी, जो कि अभी यहाँ पर घटकर हो चुकी है 80%। बाकी जो 20% है वो अलग अलग स्टेट्स में हो सकती हैं, ठीक है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डिपेंडेंसी एक स्टेट से कम भी हुई है। देख सकते हो 94% थी रेवेन्यू सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जो कि अभी घटकर 80% हुई है। तो चलो अच्छी बात है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट पर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है।
तो दोस्तों अभी हमने अल्पेक्स सोलर की बिजनेस को काफ़ी डीपली डिस्कस किया है। उम्मीद है कि अब आप सभी को ये पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी कि किस सेक्टर में कंपनी काम करती है, किस क्षेत्र में कंपनी की रेवेन्यू कैसी आती है एंड इनके क्लाइंट्स कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये सब चीज़ें अभी क्लियर हो चुकी होंगी आपको। अब चलो इनके फंडामेंटल्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो काफ़ी छोटी कंपनी है, मात्र 1645 करोड़ की मार्केट कैप है। अब यहाँ पर हम पी की बात करें तो देख सकते हो 434 की पी है। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो यह 53.9 अप्रोक्स 54 मानकर चल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इंडस्ट्री की पी है उससे काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक की पी। मतलब स्टॉक अभी जो प्राइस पर ट्रेड कर रही है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे प्राइस पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, अभी बाई करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ पर पी देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.85 है, डेप्ट है 41.8 करोड़ की, फ्री कैश फ्लो माइनस में माइनस 11.8 करोड़ की, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, 1 से ज़्यादा होता तो फिर हम मान सकते थे, एक रेड फ्लैग यहाँ पर। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो चलो ठीक है 68.8% और प्लेज्ड नहीं है कुछ भी, ये बहुत ही अच्छी बात है। बुक वैल्यू की डेटा तो अवेलेबल नहीं है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। आरओसी है 14% और आरओई है 9.58%, ठीक है। अगर हम 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 235 है 52 वीक लो और 753 है 52 वीक हाई। और ये हाल फिलहाल ही हमारे बाजार में लिस्ट हुई है, लगभग ये फरवरी मंथ में लिस्ट हुई है, फरवरी 2024 में। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कुछ भी डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू है 10 रुपये की और पेग रेशियो की डेटा तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। चलो अब यहाँ पर हम इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखते हैं कैसा रहा है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की बात करें तो ये कुछ पिछले 3 साल में बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में 149 करोड़ थी, जो कि बढ़कर यहाँ पर 166 करोड़ हो गई 22 में, और फिर यहाँ पर 23 में बढ़कर हो गई 195 करोड़। तो सेल्स के अंदर कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखो 3 करोड़ फिर 0 हो गया और उसके बाद फिर 4 करोड़, ऐसा क्या हुआ? उसके लिए ओपीएम की परसेंटेज देखें तो ओपीएम देखो 6% से घटकर 3% पर आ गई और फिर से 6% हुई, तो यहाँ पर 0 थी तो फिर 4 करोड़ हो गई यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कुछ खास डेटा अवेलेबल नहीं है। सिर्फ यहाँ पर टीटीएम की सेल्स ग्रोथ देखें कंपाउंडेड में तो यहाँ पर 18% है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये जो टीटीएम में डेटा ये थोड़ी सी मिसलीडिंग हो सकती है। बाकी स्टॉक प्राइस सीएजीआर की डेटा अभी नहीं है अवेलेबल एंड रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर की देखें तो 10% बताई जा रही है। तो कुछ खास डेटा भी अवेलेबल वहाँ पर नहीं है। बैलेंस शीट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो कैश रिजर्व यहाँ पर 43 करोड़ की है एंड यहाँ पर बोरोइंग्स देखें तो 42 करोड़ की है। तो चलो ठीक ठाक मानकर चल सकते हैं, जितना यहाँ पर बोरोइंग्स है उसी के इक्वल है लगभग यहाँ पर कैश रिजर्व भी। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें टोटल एसेट्स तो देख सकते हो एसेट्स कंपनी की लगातार ग्रो हो रही है, ठीक है। 99, 100, फिर 126 और 142 हो गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कैश कन्वर्जन साइकिल देख लेते हैं। तो देखो कैश कन्वर्जन साइकिल फिलहाल की यहाँ पर बताई जा रही है मार्च 2023 की। मार्च 2024 की डेटा आएगी तो वो थोड़ी सी चेंज देखने को मिल सकती है। तो देखो 97 दिन की यहाँ पर बताई जा रही है 97 डेज कैश कन्वर्जन साइकिल। देखो ये क्या होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखो कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट बनाकर डिलीवर करती है, तो जिस कंपनी को डिलीवर करती है वो कंपनी वापस में वो प्रोडक्ट के बदले में जो पैसे देगी वो कितने दिनों में देती है, उसे बेसिकली कैश कन्वर्जन साइकिल कहा जाता है, ठीक है। तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट के बदले में जो पैसे लेने होते हैं उसे लेने में 97 डेज लग जाते हैं। पहले यहाँ पर कम थे, ठीक है, 58 डेज थे, अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, 97 हो गई है, ठीक है। तो ये अगर कम होता है तो जनरली अच्छा माना जाता है। किसी किसी कंपनियों में तो हमने देखा है कि यहाँ पर मतलब एक साल लग जाते हैं, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल इतने ज़्यादा दिनों के होते हैं। तो चलो देखते हैं आगे यहाँ पर कैसा आता है। उसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो पहले की डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मार्च 2024 की यहाँ पर डेटा अवेलेबल है शेयर होल्डिंग पैटर्न की।
तो यहाँ पर देखें तो अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है 68.76%। साथ ही साथ एफआईआईज एंड डीआईएच की इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। 4.86% की होल्डिंग है एफआईआईज की एंड 1.82% है डीआईएच की। ये एक अच्छी और पॉजिटिव बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा ही है 24.55%। आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो स्टॉक है ये अभी एक रेस्ट्रिक्शन में है, जो कि है शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 2। ठीक है, तो एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इनकी चार्ट के ऊपर डिस्कस करें तो देखो अभी बाइंग करने के लिए समय ठीक नहीं है। अभी ये ऑल टाइम हाई से लगभग 10% की डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है, और इस प्रकार की छोटी कंपनियां जो होती हैं ये गिरने पे आएगी ना तो एकदम 80% तक गिर सकती है इजिली। इसलिए इस प्राइस रेंज पर कोई भी स्टॉक को खरीदना ही नहीं चाहिए कि जब वो एकदम ऑल टाइम हाई के लेवल पर हो। ठीक है, खास करके छोटी कंपनियों में तो बिल्कुल भी नहीं इस प्रकार से रिस्क लेनी चाहिए। बड़ी कंपनियों तो फिर भी हम मानकर चल सकते हैं कि चलो रिस्क ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी है वहाँ पर ज़्यादा। लेकिन ये सब कंपनियां जब गिरती हैं तो बहुत ही भयंकर गिरती हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप इस प्राइस रेंज पर खरीदते हो तो। साथ ही साथ आपने पी देखा, ठीक है, पी देखा आपने कितना ज़्यादा महंगा है ये अभी शेयर। ठीक है, तो पी करेक्ट होने का वेट करना चाहिए। पी करेक्ट होगी कब? जब इनकी Q4 की रिजल्ट आएगी तब। ठीक है, पी हमें सही होते हुए देखने को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो इस लेवल की अगर हम बात करें 600 की, तो यहाँ पर 20% की डिस्काउंट होगी। अगर इससे बढ़िया गिरावट आती है तो फिर यहाँ पर ये होगा लेवल हमारा 500 का, तो यहाँ पर ठीक ठाक डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा हमें अप्रोक्स 30% का। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि बहुत ही ज़्यादा बल्क में यहाँ पर पैसे नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पर एक अमाउंट डाल दिया, इससे ज़्यादा गिरा तो यहाँ पर दूसरा अमाउंट डाल दिया, इस प्रकार से करनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखो कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है, तो आप अपनी स्टडी अपने रिसर्च के अनुसार ही कोई भी इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना। ठीक है, देखो आगे यहाँ पर आपको मैं एक और पैटर्न दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो चार्ट के अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पैटर्न बनी हुई है। यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया तेजी आने के चांसेज हैं। अगर यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन देता है तो फिर गिरकर इस प्राइस रेंज तक आ सकती है, जो कि हमने अभी बोला था 500 का लेवल। ठीक है, 500 का ही है ना, हाँ। तो यहाँ पर अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दे देती है, Q4 की जो अर्निंग इनकी आने वाली है वो अगर वीक आती है तो फिर ब्रेकडाउन हो सकती है इजीली, और ब्रेकडाउन होगी तो छोटी छोटी कंपनियां जब गिरने पे आती है तो बहुत ही भयंकर गिरती है। ठीक है, उठा कर पटके जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इस प्राइस पर आ सकती है, तो इस प्राइस पर आएगी तो 30% की अप्रोक्स यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट अमाउंट डालेंगे, उसके बाद यहाँ से और भी ज़्यादा गिरती है तो फिर नेक्स्ट अमाउंट डालने की सोचेंगे। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट नहीं डालना है। अब देखो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 400 शेयर्स बाई करने होंगे इस स्टॉक के। ठीक है, मतलब ये लॉट साइज में ट्रेड होते हैं। अगर आपको यहाँ पर खरीदना है तो कम से कम आपको 400 शेयर्स खरीदने होंगे इस शेयर के, और यहाँ पर अगर आप ये 400 शेयर खरीदते हो तो आपको एक बार में अप्रोक्स 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। ठीक है, 2.5 लाख से भी ज़्यादा इस प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, तो क्या आप इतने बड़े अमाउंट की रिस्क लेने को तैयार हो? अगर रिस्क लेने को तैयार हो तो ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोचना। तो दोस्तों, अभी हमने कंपनी के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। अब हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में क्या इस स्टॉक के माध्यम से हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं या नहीं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि देखो ये जो छोटी कंपनियां होती हैं, इतनी छोटी छोटी कंपनियां मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लिस्टेड हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही 100 अगर कंपनियां तो 100 में से 5-10 कंपनी ही आगे बढ़ पाती है। ठीक है, मिड कैप लार्ज कैप तक पहुंच पाती है, बाकी के सारे कंपनी डूब जाती है, मार्केट से आउट भी हो जाती हैं। ठीक है, डी लिस्ट भी हो जाती हैं। तो ये तो एक रिस्क है ही। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लॉट साइज में बाइंग करनी होगी, तो मिनिमम हमें यहाँ पर 2.5 लाख लगाने ही होंगे। तो क्या इतने अमाउंट की रिस्क लेने को आप तैयार हो या नहीं?
ठीक है। अगर आप इतना अमाउंट लगाकर एकदम भूलने को तैयार हो तो ही आपको यहाँ पर रिस्क लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो शेयर है ये गिरने पे आएगी तो एकदम लगातार गिरते रहेगी और लोअर सर्किट के साथ गिरेगी। जब आप बेचना चाहोगे तो बेच भी नहीं पाओगे। आपके 2 लाख कब 1 लाख हो जाएंगे ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम झटके में गिरते गिरते हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर ऑपरेटर्स की भी गेम चलते रहती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं ऑपरेटर्स की गेम के अंदर, तो ये भी रिस्क होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम अभी बाइंग की बात करें तो अभी बाइंग के लिए तो समय सही है ही नहीं, क्योंकि पी इनकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अप्रोक्स 400 की है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो। अब देखो इनकी जो Q4 की रिजल्ट है ये आएगी, रिजल्ट आएगी तो फिर यहाँ पर हमें इनकी जो पी रेशियो है इनके अंदर करेक्शंस देखने को मिलेंगे, पी एडजस्ट होगा, तो फिर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की डिसीजन लिए नहीं है, सोच सकते हैं, ठीक है। और डिसीजन लेंगे कब, जब यहाँ पर अच्छी डिस्काउंट मिलेगी तब, क्योंकि इस प्राइस पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो गिरकर अप्रॉक्स यहाँ पर अगर 20% या फिर 30% तक आ जाती है तो फिर हम लोग बाइंग की सोचेंगे, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप अपनी रिसर्च स्टडी के अनुसार कोई भी डिसीजन ले सकते हो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके डिसीजन ले सकते हो। मैं अपनी बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा। बिना डिस्काउंट के तो मैं बाई करने वाला नहीं हूँ। ये स्टॉक ऊपर में 1,000 या 10,000 ही क्यों ना चला जाए, बिना डिस्काउंट के मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। साथ ही साथ यहाँ पर देखा कि एक छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शन भी है शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 2 की, ठीक है। बाकी यहाँ पर ओपीएम की परसेंटेज की बात करें तो वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिल रही है हमें कंपनी के अंदर। आगे देखते हैं कि Q4 में कैसी यहाँ पर ग्रोथ आती है, ओपीएम बढ़ती है या नहीं, उसके बाद हमें थोड़ी सी और भी क्लियरिफिकेशन मिल पाएंगी, ठीक है, कि यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट की या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेनी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव बातें भी कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातों को डिस्कस किया। अगर यहाँ पर हम अच्छी डिस्काउंट के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी, रिस्क हमारा थोड़ा सा मैनेज हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो छोटी कंपनी है, तो अगर ये वाकई में आगे ग्रो करके बड़ी कंपनी बन जाती है, अगर यहाँ पर इनका जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ तक भी पहुँच जाती है, तो भी यहाँ पर हमें बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि सिर्फ 1,600 करोड़ की मार्केट कैप है, 3,200 करोड़ तक भी पहुँचती है तो ऑलमोस्ट हमें 2 गुने रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो अमाउंट यहाँ पर हम अभी इन्वेस्ट करके रखे हैं वो हमारे अमाउंट डबल हो सकते हैं अगर 3,200 करोड़ तक भी मार्केट कैप इनकी पहुँच जाती है तो। और ये कब पहुँचेगी, जब इनकी अर्निंग्स है वो ठीक ठाक आएंगी तब, ठीक है। साथ ही साथ कुछ न्यूज अगर आ जाती है कंपनी के अंदर बढ़िया वाली तो रिटर्न्स मिल सकते हैं काफ़ी बेहतरीन, लेकिन उसके लिए कंपनी को उस प्रकार से काम भी करना होगा, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ भी आनी चाहिए, ठीक है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि FIIs एंड DIIs की होल्डिंग है, जो कि बेसिकली एक यहाँ पर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पर पे के ऊपर तो हमने देखा ही कि अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्टॉक। तो ये सब चीज़ें देखकर अगर हम चलें तो यहाँ पर ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी वाकई में हमारे जो रिसर्च है, हमारी जो स्टडी है उस पर खरे उतरती है अगर, तो फिर बढ़िया हमें रिटर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है, लॉन्ग रन में। लेकिन उस प्रकार से कंपनी को काम भी करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गारंटेड हो गया कि हाँ कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बोला कि मार्केट में काफ़ी सारी इस प्रकार की छोटी छोटी कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन आने वाले 5 साल 10 साल में इनमें से कुछ कंपनियां ही आगे बढ़ पाएंगी, बाकी के बाकी सब डूब जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं इस प्रकार की कंपनियों में, तो इसलिए आपको सोच समझ कर ही यहाँ पर रिस्क लेना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर कितना भी कम अमाउंट लगाओ तो कम से कम आपको 2.5 लाख 2 लाख तो लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप करेक्शन में बाइंग करते हो तो शायद आपको 2 लाख रुपए लगें, ठीक है। लेकिन
ओवरऑल देखा जाए तो ये भी अमाउंट कम नहीं है एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम बोलें तो, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो अल्पेक्स सोलर लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि आपको इस कंपनी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। क्या मैं आपकी क्वेरीज को सोल्व कर पाया या नहीं। इस वीडियो के लिए हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी तो वो अभी मैंने डिमांड को पूरा किया है। उम्मीद है कि आप संतुष्ट हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप किस स्टॉक से रिलेटेड फुल एनालिसिस वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।